हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बंसर क्लासेस ऑनलाइन। आई एम जैसन सूर्यवंशी। लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट हमने डिस्कस किया था कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट। हमने एक न्यू चैप्टर स्टार्ट किया है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, जिसमें हम फर्स्ट पार्ट के अंदर चैप्टर के हेरिडिटी को डिस्कस कर रहे हैं। बेटा हेरिडिटी क्या होता है, साथ ही साथ में हमने देखा कि वेरिएशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, हमने देखा बेटा कि हेरिडिटी मतलब क्या है और वेरिएशन मतलब क्या होता है। तो हमने ये सब चीज़ें डिस्कस कर ली थी। साथ ही साथ हमने कुछ टर्मिनोलॉजी और डिस्कस करी थी, जैसे एलील्स का मतलब क्या होता है और कैसे कैरेक्टर्स ट्रांसमिट होते हैं, वेरिएशंस कौन कौन से टाइप का होता है। ठीक है, सेल्स कौन कौन से टाइप की होती है, तो ये हमने डिस्कस किया था। सोमैटिक सेल्स और जर्मिनल सेल्स, दो टाइप की सेल्स होती है बेटा। ठीक है, गैमेटिक सेल्स होती हैं। साथ ही साथ में हमने डोमिनेंट और रेसेसिव जो टर्मिनोलॉजी है उसको भी डिस्कस कर लिया था। डोमिनेंट का मतलब क्या होता है और रेसेसिव का मतलब क्या होता है। अगर नहीं समझ में आई है तो आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगी आज की क्लास में। ठीक है, तो हम देख रहे थे कि मेंडल एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया हेरिडिटी के कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए। इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट के लिए मटेरियल यूज़ किया वो थी गार्डन पी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये। साथ ही साथ में फादर ऑफ जेनेटिक्स, ठीक है, याद रखना बेटा, फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको कहा जाता है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल को, जो कि ऑस्ट्रिया के थे। ठीक है, कहाँ के थे, ऑस्ट्रिया के, और एक मॉन्क थे। फिर जो जेनेटिक्स टर्मिनोलॉजी ये भी उन्होंने डिस्कस किया था, ये दी थी बैटसन ने। तो बैटसन भी एक साइंटिस्ट थे, इनका भी रोल है। तो हम देखते हैं आज की क्लास में कौन कौन से 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे पी प्लांट के। तो हम लिख लेते हैं उन सारे 7 पेयर ऑफ कैरेक्टर्स को। ठीक है, तो लिखते हैं बेटा, सेवन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आर, कौन कौन से कैरेक्टर्स थे तो उनको नोट डाउन कर लेते हैं हम। अब बेटा दो तरह के कैरेक्टर्स थे। एक कैरेक्टर था डोमिनेंट, एक कैरेक्टर था बेटा डोमिनेंट, और एक कैरेक्टर कैसा था, रेसेसिव। मैंने बताया बेटा आपको कि जितने भी जीन्स हैं वो एलील्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं बेटा, है ना। हर जीन 2 एलील्स को रिप्रेजेंट करता है। उसमें एक एलील डोमिनेंट होता है और एक एलील रेसेसिव होता है। ठीक है, तो जितने भी हम कैरेक्टर्स देखेंगे उनमें भी 2 एलील्स हैं, एक एलील डोमिनेंट है और एक एलील रेसेसिव है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा एलील डोमिनेंट है और कौन सा एलील रेसेसिव है। ठीक है, हर जीन 2 एलील की फॉर्म में अपने आप को शो करता है, रिप्रेजेंट करता है। एक एलील डोमिनेंट होता है और एक एलील कैसा होता है, रेसेसिव। तो हम देख रहे हैं कि यहां पर देख रहे हैं बेटा हम कैरेक्टर्स। तो हम देख रहे हैं सबसे पहले स्टेम हाइट, फर्स्ट कैरेक्टर है स्टेम हाइट। ठीक है, सेकंड है बेटा फ्लावर कलर, क्लियर। थर्ड है फ्लावर पोजीशन। ठीक है, फर्स्ट है स्टेम हाइट, इसके बाद सेकंड है फ्लावर का कलर, थर्ड है फ्लावर की पोजीशन, फोर्थ है पोल कलर, क्लियर। इसके बाद में फिफ्थ है पोल शेप, सिक्स्थ है बेटा सीड कलर, और सेवंथ है सीड
शेप। ठीक है, तो ये 7 कैरेक्टर्स है। ये क्या है बेटा? ये है कैरेक्टर्स। ये क्या है? कैरेक्टर्स। ठीक है, हमने देखा कि जो 7 पेयर ऑफ कैरेक्टर्स थे वो क्या क्या थे? ये सारे कैरेक्टर्स थे। स्टेम की हाइट कैसी है पी प्लांट के, फ्लावर का कलर कैसा है पी प्लांट का, फ्लावर की पोजीशन क्या है पी प्लांट के, पोड का कलर कैसा है, ठीक है, पोड का शेप कैसा है, पोड का फिर शेप के बाद में सीड का कलर कैसा है और सीड का शेप कैसा है। ठीक है, समझ में आया बेटा? अब हम देखते हैं कि कौन सा कैरेक्टर डोमिनेंट है, कौन सा रेसेसिव है। तो मैंने बताया आपको कि जीन्स 2 एलील्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं बेटा, एलिलोमॉर्फिक होते हैं, है ना, एलील्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। एक एलील हमेशा डोमिनेंट होता है और एक रेसेसिव होता है। ये जो चीजें आपको समझ में आ जाएगी जिस टाइम पे हम क्रॉस देखेंगे, है ना, मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाईहाइब्रिड क्रॉस जब हम डिस्कस करेंगे तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा ये। ठीक है, तो स्टेम की हाइट, डोमिनेंट कैरेक्टर कैसा है जो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है। ठीक है, कैसा है बेटा? टॉल। ठीक है, और जो रेसेसिव कैरेक्टर वो क्या है? वो डार्फ, डार्फ स्टेम। ठीक है, ऐसे ही फ्लावर का कलर है डोमिनेंट वायलेट। ठीक है, कैसा है? वायलेट। और रेसेसिव क्या है? वाइट। फ्लावर की पोजीशन, फ्लावर की पोजीशन कैसी है? तो डोमिनेंट है एक्सियल और रेसेसिव है टर्मिनल। अभी हम डिस्कस करते हैं क्या होता है। पोड का कलर कैसा है? जो आपने मटर देखी होगी जिसके अंदर मटर होती है बेटा, उसको बोलते हैं हम पोड। ठीक है, जिसके अंदर मटर होती है, मटर का अरेंजमेंट देखने को मिलता है हमें, उसे क्या बोलते हैं हम? पॉड। तो उस पॉड का कलर कैसा होगा? डोमिनेंट ग्रीन और रेसेसिव कैसा होगा बेटा? येलो। ठीक है, इसके बाद पोड का शेप, तो पोड का शेप होगा इनफ्लेटेड डोमिनेंट, इनफ्लेटेड कैसा है? डोमिनेंट। और रेसेसिव कैसा है? कॉन्स्ट्रिक्टेड। कैसा है? कॉन्स्ट्रिक्टेड। सीड का कलर, सीड का कलर कैसा होगा? तो अगर येलो कलर है तो डोमिनेंट है, और अगर रेसेसिव है तो कौन सा कलर होगा? ग्रीन। ठीक है, सीड का शेप, सीड का शेप कैसा होगा? अगर राउंड सीड है, मटर जो है राउंड है, तो कैसी होगी? डोमिनेंट। और अगर रेसेसिव है तो कैसा होगा? व्रिंकल्ड। ठीक है, झुर्रियां होगी उस पे। तो हमने देखा कि 7 पेयर ऑफ कैरेक्टर्स क्या है? 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स क्या है जो कि यूज किए गए इस हेरिडिटी कंसेप्ट को समझने के लिए। तो स्टेम हाइट, स्टेम की हाइट जो है वो फर्स्ट कैरेक्टर था। अब स्टेम की हाइट का जो जीन है, जो स्टेम की हाइट के लिए रेस्पॉन्सिबल है, उसके अंदर 2 एलील्स प्रेजेंट है। ठीक है, अब एक एलील उस जीन का डोमिनेंट होगा और एक रेसेसिव। डोमिनेंट का मतलब होता है बेटा जो कि अपना एक्सप्रेशन शो कर सकता है F1 जनरेशन में। जब 2 पेरेंट प्लांट, जब 2 अलग अलग पेरेंट प्लांट आपस में फ्यूज करते हैं तो जो फर्स्ट जनरेशन बनती है उसे बोलते हैं बेटा F1 जनरेशन या फिर फर्स्ट फिलियल जनरेशन। फर्स्ट फिलियल जनरेशन के अंदर जो भी अपना एक्सप्रेशन शो कर पाता है, जो भी अपना इफेक्ट शो कर पाता है, उसे बोलते हैं हम डोमिनेंट, और जो एक्सप्रेस नहीं कर पाता है उसे बोलते हैं हम रेसेसिव। तो यहाँ पे जो टॉल दिख रहा है वो अपना एक्सप्रेशन शो करता है बेटा। F1 जनरेशन के सारे प्लांट कैसे होते हैं? टॉल, इसीलिए इसे बोलते हैं डोमिनेंट। ठीक है, और डार्क प्लांट आपको बाद में देखने को मिलेंगे जैसे F2 जनरेशंस में। ठीक है, फ्लावर का कलर, फ्लावर का कलर जो है वॉयलेट कैसा कलर है? डोमिनेंट। और रेसेसिव कौन सा कलर है? वाइट।
फ्लावर की पोजीशन एक्सियल है तो डोमिनेंट है, और अगर टर्मिनल है तो रेसेसिव। ठीक है, अब फ्लावर की पोजीशन एक्सियल का मतलब क्या होता है बेटा, कि फ्लावर जो है वो स्टेम के साइड में आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, टर्मिनल का मतलब क्या है, बिल्कुल टॉप पे आपको फ्लावर देखने को मिल रहा है। तो फ्लावर की पोजीशन भी अलग अलग होती है। अगर साइड में देखने को मिल रहा है तो वो कैसा कैरेक्टर है, डोमिनेंट। ठीक है, वो एलील कैसा है, डोमिनेंट। और अगर आपको सबसे टॉप पे देखने को मिल रहा है स्टेम के सबसे एपिकल रीजन पे, तो कैसा होगा, रेसेसिव। क्लियर। पोड का कलर, पोड मतलब क्या होता है बेटा, जिसके अंदर मटर देखने को मिलती है आपको, ग्रीन कलर का जो ऊपर का पार्ट होता है उसे बोलते हैं पॉड। अगर पॉड का कलर ग्रीन है तो वो उसका डोमिनेंट कैरेक्टर है, और अगर येलो है तो रेसेसिव। पोड का शेप, पोड का शेप कैसा है, इनफ्लेटेड। ठीक है, इनफ्लेटेड कैसा होता है, आपने देखा होगा मटर इस तरह की होती है, इस तरह का ऊपर का इसका वो होता है पार्ट, जिसके अंदर इस तरह से मटर लगी होती है बेटा। ठीक है, कॉन्स्ट्रिक्टेड कैसा होता है, इस तरह का, इस तरह का होता है कॉन्स्ट्रिक्टेड। ठीक है, समझ में आया। सीड का कलर, सीड का कलर कैसा होता है, येलो अगर होगा तो डोमिनेंट है, और ग्रीन होगा तो रेसेसिव है। सीड का शेप राउंड है तो डोमिनेंट है, और रिंकल्ड है तो रेसेसिव है। पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम देखेंगे बेटा कि इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक है बेटा, ये हमने देखे कि कौन कौन से कैरेक्टर्स जो है वो लिए गए थे। मैं इसको, आपने बना लिया होगा, सो रफ कर देता हूँ, है ना, समझ में आ गया होगा आपको। अच्छा, अब बेटा एक और चीज समझने वाली है कि डोमिनेंट और रेसेसिव को एक्सप्रेस कैसे करते हैं हम, कैसे हम शो करते हैं कि ये डोमिनेंट है, रेसेसिव है। ठीक है, तो डोमिनेंट के लिए हमेशा हम यूज करते हैं बेटा, जब भी डोमिनेंट लिखना होता है हमें, हम यूज करते हैं कैपिटल लेटर, है ना। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, और लिखते हैं कैपिटल लेटर से। तो जैसे यहाँ पर टॉल है डोमिनेंट, तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे हम कैपिटल टी से। ठीक है, कुछ भी सिंबल आप यूज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। तो मैंने जैसे यूज किया टॉल के लिए कैपिटल टी, और डाफ के लिए मैंने यूज किया स्मॉल टी। ठीक है, ब्रैकेट में लिख रहा हूं। डोमिनेंट को आपने कैसे रिप्रेजेंट किया, कैपिटल लेटर से, और उसी लेटर से आपको स्मॉल में रिप्रेजेंट करना है रेसेसिव को। ऐसा नहीं कि आपने इधर कैपिटल टी लिख दिया, इधर आपने कुछ और लेटर का यूज कर लिया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको सेम ही अल्फाबेट से दोनों को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, लेकिन डोमिनेंट को कैपिटल से और रेसेसिव को स्मॉल से। ठीक है, ऐसे ही ये जो हम फ्लावर का कलर देख रहे हैं, तो वायलेट या फिर रेड कलर जो है यहां पर डोमिनेंट होता है, और व्हाइट कलर रेसेसिव होता है। तो मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं आर से। ठीक है, कैपिटल आर से। यहां पे क्या यूज करूंगा मैं, स्मॉल आर। ठीक है, रेसेसिव के लिए क्या यूज करूंगा बेटा मैं, स्मॉल आर। फ्लावर की पोजीशन एक्सियल जो है वो डोमिनेंट है, तो मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया ए से, है ना। और टर्मिनल को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, मैंने इसको कर दिया स्मॉल ए से। ठीक है, टर्मिनल को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, स्मॉल ए से। ऐसे ही यहां पर जो पॉड कलर है वो ग्रीन डोमिनेंट है, तो मैंने यहां पर रिप्रेजेंट कर दिया ग्रीन को कैपिटल जी से, और इधर रिप्रेजेंट कर दिया मैंने स्मॉल जी से। ठीक है, यहां मैं रेसेसिव के लिख रहा हूं, यहां पे डोमिनेंट के लिख रहा हूं। पॉड का शेप इनफ्लेटेड है, डोमिनेंट, तो मैंने आई से रिप्रेजेंट कर दिया, और इधर कॉन्स्ट्रिक्टेड को मैंने स्मॉल आई से रिप्रेजेंट कर दिया है। सीड का कलर येलो है, तो मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया है कैपिटल वाई से, क्योंकि येलो डोमिनेंट है। और
रेसेसिव जो है ग्रीन कलर है, तो मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया स्मॉल y से। ठीक है, आप सिंबल जो है थोड़े से अलग बनाना बेटा स्मॉल और कैपिटल से, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। कई बार बच्चे y को इस तरीके से बना देते हैं दोनों जगह पर, फिर बाद में क्रॉस लगाने में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप इसका बिल्कुल ध्यान रखना। सीड का शेप जो है वो कैसा होगा? सीड का शेप जो है राउंड डोमिनेंट है, तो मैंने यहां पे लिख दिया कैपिटल R और यहां पे लिख दिया स्मॉल r। ठीक है, तो इस तरीके से हम डोमिनेंट और रेसेसिव को शो करते हैं बेटा, रिप्रेजेंट करते हैं। जब हम क्रॉस लगाते हैं तो हमें पता होता है कि कौन सा हम डोमिनेंट को शो कर रहे हैं, कौन सा रेसेसिव को शो कर रहे हैं। तो यहाँ पर जितने भी डोमिनेंट कैरेक्टर है और जितने भी रेसेसिव कैरेक्टर्स हैं, उनको अगर एक ही कैरेक्टर को आप लिख रहे हो, डोमिनेंट को और रेसेसिव को, तो आपको एक ही अल्फाबेट का यूज करना पड़ेगा, और एक ही अल्फाबेट में आपको डोमिनेंट वाले को कैपिटल लेटर से और स्मॉल वाले को जो मतलब जो स्मॉल लेटर है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? रेसेसिव को। तो यहाँ पे जैसे टॉल के लिए लिया हमने कैपिटल टी और डार्क के लिए लिया स्मॉल टी। वायलेट के लिए लिया आपने कैपिटल आर और व्हाइट के लिए लिया आपने स्मॉल आर। एक्सियल के लिए लिया आपने कैपिटल ए और टर्मिनल के लिए लिया स्मॉल ए। ग्रीन के लिए कैपिटल जी और येलो के लिए स्मॉल जी। इनफ्लेटेड के लिए कैपिटल आई और कॉन्स्ट्रिक्टेड के लिए स्मॉल आई। येलो के लिए कैपिटल वाई और ग्रीन के लिए स्मॉल वाई। राउंड के लिए कैपिटल आर और रिंकल्ड के लिए स्मॉल आर। ठीक है बेटा, तो राउंड सीड, राउंड कैसा होता है शेप सीड का? राउंड बिल्कुल है ना। और रिंकल्ड कैसा होता है? जिसपे थोड़ी सी झुर्रियां बनी हो, बिल्कुल राउंड ना हो वो। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन डोमिनेंट और रेसेसिव जो कैरेक्टर्स है उनके एलील्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अभी हम देखेंगे इसका यूज कहां पर होता है, जब हम क्रॉस को लगाएंगे। ठीक है, जब हम मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉस लगाएंगे बेटा, तब हम इसको देखेंगे। पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। आपको काफी सारी चीज समझ में आएगी, अभी बहुत सारी आपको टर्मिनोलॉजी और समझ में आएंगी, तो पहले आप इनको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बेटा, इसको रफ कर रहा हूं मैं। इसके बाद में हम देखते हैं आगे का पार्ट। इसको रफ कर रहा हूं। ठीक है, लिखते हैं हम आगे। मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, मेंडल के इनहेरिटेंस के जो लॉज थे हम उसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट लॉ है बेटा, आपको ये लॉ समझ में कब आएगा? जब हम क्रॉस वाला पार्ट डिस्कस करेंगे, मोनो हाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस को। तो फर्स्ट लॉ जो है वो है बेटा लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, अभी बस हम इसको समझ लेंगे। हमें समझ में कब आएगा ये, थोड़ा सा और क्लियर कब होगा, जब हम क्रॉस देखेंगे, मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस फर्स्ट है। सेकंड है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। थर्ड लॉ है बेटा लॉ ऑफ
इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ये मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है। इसमें 3 लॉ है बेटा, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब बेटा ये जो 2 लॉ है, ये 2 लॉ जो है बेटा, ये किसके लिए अप्लाई होते हैं हमेशा? ठीक है, किसके लिए अप्लाई होते हैं हमेशा? मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए। किसके लिए अप्लाई होते हैं? मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए। ये जो 3rd नंबर का लॉ है, ये हमेशा अप्लाई होता है बस किसके लिए? डाईहाइब्रिड क्रॉस के लिए। किसके लिए बेटा? डाईहाइब्रिड क्रॉस के लिए। ये कभी भी मोनोहाइब्रिड के लिए यूज नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? आगे हमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, जब हम क्रॉस देखेंगे तब हमें समझ में आ जाएगा। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस का मतलब क्या है? अभी जो मैंने आपको बताया कि जो डोमिनेंट एलील होता है वही अपने आप को एक्सप्रेस करता है, और हम इसको क्रॉस में भी चेक कर लेंगे बेटा कि किस तरीके से ये अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो डोमिनेंस का मतलब क्या है? लॉ ऑफ डोमिनेंस का कि हर जीन के अंदर, ठीक है बेटा, हर जीन के अंदर सपोज कोई भी जीन है, जैसे हमने देखा कोई भी कैरेक्टर के लिए जीन है, जैसे हाइट के लिए। ठीक है, किसके लिए बेटा? हाइट के लिए। अगर हाइट के लिए जो जीन है बेटा, इसमें एक हम हाइब्रिड बना लेते हैं इस तरीके से, कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये दोनों ही एलील किसके लिए हैं? किसके लिए बेटा? ये दोनों ही एलील एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हाइट को। ठीक है, किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? हाइट को, प्लांट की हाइट को। ठीक है, ये दोनों ही जो एलील्स हैं, ये कैपिटल टी भी एलील है और स्मॉल टी भी एलील है। ये क्या है बेटा? एक पूरा जीन है। ये एक जीन 2 एलील्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। एक एलील रिप्रेजेंट करता है डोमिनेंट को, ये जो कैपिटल टी वाला है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? ये रिप्रेजेंट कर रहा है डोमिनेंट कैरेक्टर को। और ये जो स्मॉल टी है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये कर रहा है रेसेसिव को। नीचे वाला पार्ट दिख रहा है बेटा आपको? ठीक है, तो कैपिटल टी जो है वो डोमिनेंट है यहां पर, और स्मॉल टी क्या है? रेसेसिव। हमें पता चल गया कि कैपिटल से हम डोमिनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं और स्मॉल से हम रिप्रेजेंट करते हैं रेसेसिव को। तो बेटा यहां पर ये कैपिटल टी वाला अपना एक्सप्रेशन शो करेगा, स्मॉल टी वाला अपना एक्सप्रेशन शो नहीं कर पाएगा F1 जनरेशन में, फर्स्ट जनरेशन में। ठीक है, तो इसे बोलते हैं बेटा हम लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसके बाद सेकंड है बेटा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब है कि जब भी बेटा गैमेटोजेनेसिस होता है, गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, तो ये दोनों ही एलील एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। जब भी गैमेट्स बनते हैं बेटा, ये दोनों एलील्स सेपरेट हो जाते हैं और आपस में फ्यूज करते हैं। ठीक है, थर्ड है बेटा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब है कि जब भी हम डाईहाइब्रिड क्रॉस लगाते हैं, ठीक है, डाईहाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या है बेटा? जहां पे 2 कैरेक्टर्स को एक बार में स्टडी कर रहे हैं हम। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या है? जहां पे एक कैरेक्टर को एट अ टाइम हम स्टडी कर रहे हैं इनहेरिटेंस देखने के लिए। जब हम 2 कैरेक्टर्स को यूज करेंगे इनहेरिटेंस देखने के लिए, उसे बोलेंगे हम डाईहाइब्रिड क्रॉस। और जब हम एक कैरेक्टर को डिस्कस करेंगे इनहेरिटेंस को देखने के लिए, चेक करने के लिए, तो हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस का यूज करते हैं। ठीक है, तो डाईहाइब्रिड क्रॉस में क्या होगा बेटा? हम 2 कैरेक्टर यूज करेंगे, 2 कैरेक्टर्स अलग अलग हैं, दोनों को आपस में ब्लेंड ना करें, एक दूसरे को इंटरफेयर ना करें, इसी को बोलते हैं बेटा हम इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मतलब जब हम 2 कैरेक्टर को साथ में लेके चल रहे हैं, है ना, और दोनों की हम इनहेरिटेंस देख रहे हैं, है ना, हमने कोई भी 2 कैरेक्टर ले लिए इन 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स में से, और उन दोनों कैरेक्टर की हम इनहेरिटेंस देख रहे हैं, तो दोनों कैरेक्टर जो है अलग अलग अपना इफेक्ट शो करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपस में ये ब्लेंड हो जाएंगे या फिर एक दूसरे को इंटरफेयर करेंगे, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। और ये भी हम कब ज्यादा क्लियर होगा जब हम डाईहाइब्रिड क्रॉस को डिस्कस करेंगे। तो बेटा ये सारे लॉज जो है हमें डिस्कस करने हैं जब हम
अभी क्रॉस वाला पार्ट डिस्कस करेंगे तो हमें दोनों चीजें समझ में आ जाएगी, ये फर्स्ट लॉ भी समझ में आ जाएगा और ये सेकंड लॉ भी हमें समझ में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस को डिस्कस करने जा रहे हैं आगे। और उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे जब डाइहाइब्रिड क्रॉस, तो हमें पता चल जाएगा कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कैसे यूज हो रहा है, ठीक है। तो आप इसको भी लिख लीजिए। ठीक है बेटा, ये लॉ हमें समझ में आ जाएंगे जब हम मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड क्रॉस को डिस्कस करेंगे, है ना। हमें यूज पता होना चाहिए इन लॉ का, ठीक है। इसके बाद देखते हैं बेटा हम कि क्या रीजन थे जिसकी वजह से जो पी का प्लांट था वो मेंडल ने चूज किया, ठीक है। 1 मिनट। ठीक है बेटा, लिखते हैं रीजन ऑफ चूजिंग पाइसम सटाइवम एज एक्सपेरिमेंटल मटेरियल, ठीक है। क्या यूज करने के पीछे इसको क्या रीजन थे, है ना। तो हमें रीजन पता होना चाहिए बेटा, कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है। तो सबसे पहला रीजन तो यही था बेटा कि यहां पर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। कैसे? कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे। कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स का मतलब क्या होता है कि हमेशा एक जीन के अंदर एक एलील डोमिनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक रेसेसिव को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। यहां पे कैरेक्टर ब्लेंड नहीं हो रहे हैं, ठीक है, आपस में मिक्स नहीं हो रहे हैं। दूसरा, लार्ज नंबर ऑफ सीड्स प्रोड्यूस्ड। यहां पर जब भी दो प्लांट का फ्यूजन कराया जाता है, दो प्लांट पेरेंट का जब फ्यूजन कराया जाता है तो बहुत सारे सीड्स हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। इस वजह से भी ये यूज किया गया, ठीक है। साथ ही साथ में इसकी शॉर्ट लाइफ स्पैन है, ठीक है बेटा। इसकी जो लाइफ स्पैन है वो कैसी है? शॉर्ट है। और साथ ही साथ में फोर्थ कि ये सेल्फ पॉलिनेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या क्या रीजन थे इस पाइसम सटाइवम जो कि गार्डन पी है इसको यूज करने के पीछे? तो पहले तो हमें ये पता है कि इसके जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं, मिक्स नहीं होते बेटा। ऐसा नहीं कि व्हाइट और जो जैसे व्हाइट फ्लावर है और जैसे रेड फ्लावर है तो ऐसा नहीं कि दोनों मिक्स होके जो है पिंक फ्लावर हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। या तो रेड ही होगा फ्लावर या फिर कैसा होगा, या फिर व्हाइट होगा, ठीक है। मिक्स होके पिंक नहीं बन सकता है। तो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर से बिल्कुल अलग अलग है। लार्ज नंबर ऑफ सीड प्रोड्यूस्ड, लार्ज नंबर ऑफ सीड बनते हैं जब भी दो पेरेंट प्लांट का फ्यूजन होता है, तब जितने भी हमें जनरेशन देखने को मिलती है उसमें काफी सारे सीड्स देखने को मिलते हैं, तो इसलिए भी इसको यूज किया गया। शॉर्ट लाइफ स्पैन है तो हमें रिजल्ट के लिए वेट नहीं करना पड़ता बेटा, जल्दी ही हमें रिजल्ट मिल जाते हैं कुछ दिनों में, है ना। सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है इसमें, तो आपको पॉलिनेशन भी कराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्रॉस पॉलिनेशन कराने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही पॉलिनेशन हो सकता है, तो एफर्ट भी कम लगते हैं। तो ये सारे कुछ रीजन थे जिसकी वजह से पाइसम सटाइवम जो कि गार्डन पी प्लांट है इसका यूज किया गया इस एक्सपेरिमेंट के अंदर इनहेरिटेंस के कंसेप्ट को समझने के लिए, है ना। तो ये आप लिख लीजिए।
ठीक है बेटा। तो हम इसके बाद देखते हैं कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या है। अब हमें समझ में आ गया कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अंदर हम एक कैरेक्टर को एट अ टाइम स्टडी करते हैं इनहेरिटेंस के कंसेप्ट को समझने के लिए, और डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर हम दो कैरेक्टर्स को डिस्कस करते हैं एक बार में इनहेरिटेंस को देखने के लिए। तो ये हमें समझ में आ गए कि क्या एक्सपेरिमेंटल मटेरियल है और क्या रीजन थे इसको चूज करने के। तो आपको समझ में आ गया कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स का मतलब क्या है कि कैरेक्टर्स जो बिल्कुल अलग अलग रहते हैं, आपस में मिक्स नहीं होते, लार्ज नंबर ऑफ सीड बनते हैं, यहाँ पर शॉर्ट लाइफ स्पैन होता है पी प्लांट का, और साथ ही साथ ये सेल्फ पॉलिनेट कर सकते हैं। इसके अंदर दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है, मेल भी और फीमेल भी। इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। कुछ टर्मिनोलॉजी भी हमें देखने को मिलेगी वहां पर, तो हम उसको समझते हुए चलेंगे, ठीक है। जैसे होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, जीनोटिपिक, फिनोटिपिक, है ना, इस तरीके से हमें कुछ टर्मिनोलॉजी भी देखने को मिलेगी। तो हम डिस्कस कर रहे हैं इसके बाद बेटा कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। मोनो हाइब्रिड, हाइब्रिड का मतलब भी समझेंगे बेटा। मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, ठीक है। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अंदर आप समझ ही गए कि यहां पर क्या यूज करेंगे बेटा, वन कैरेक्टर को, ठीक है, एक ही कैरेक्टर को यूज करेंगे। जैसे हमने यहां पर कैरेक्टर ले लिया कि प्लांट की हाइट, क्या कैरेक्टर लिया बेटा हमने, प्लांट की हाइट, एक कैरेक्टर लिया है बस हमने। अब प्लांट की हाइट को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम बेटा सबसे पहले क्या लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं हम पेरेंट, ठीक है। अब पेरेंट जनरेशन जो होती है वो कैसी होती है बेटा, हमेशा प्योर लाइन होती है, ठीक है। जहां पर प्योर लाइन का मतलब क्या है कि हम दोनों को रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल टी से, है ना। ये कैसा प्लांट हो जाएगा, ये कैसा पेरेंट प्लांट है, ये है टॉल पेरेंट प्लांट, ठीक है। अभी लिखते हैं हम, और ये दूसरा जो प्लांट है ये कैसा होगा, शॉर्ट या फिर डार्क पेरेंट प्लांट, ठीक है। तो दो पेरेंट हैं, ये पेरेंट कैसा हुआ, ये पेरेंट कैसा हुआ, ठीक है। तो ये है टॉल और ये है डार्क। अब बेटा कई बार लिखा होता है प्योर टॉल, प्योर डार्क। तो प्योर जब भी लिखा होता है तो प्योर का मतलब होता है कि दोनों सेम अल्फाबेट से लिखे जाएंगे, ठीक है। प्योर का मतलब क्या है कि यहां पे बता रहा है कि ये होमोजाइगस कंडीशन है। कैसी कंडीशन है, होमोजाइगस। और यहां पर भी कैसी कंडीशन है, यहां पर भी होमोजाइगस कंडीशन है। तो पेरेंट क्या होते हैं, हमेशा होमोजाइगस कंडीशन में होते हैं, ठीक है, प्योर लाइंस होती है। तो इसके दोनों एलिल्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल लेटर से, ठीक है। और दूसरा वाला जो पेरेंट है इसके प्लांट कैसे हैं, डार्क प्लांट है, लेकिन कैसी है, प्योर लाइन है, क्योंकि यहां पर भी स्मॉल टी है, स्मॉल टी है। जब भी एक जैसे अल्फाबेट होते हैं तो हम इसे बोलते हैं होमोजाइगस कंडीशन, ठीक है। और जब अलग अलग अल्फाबेट होते हैं, जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी आएगा, तो इसको क्या बोलेंगे हम बेटा, हेटेरोजाइगस कंडीशन। तो ये होमोजाइगस कंडीशन है ना। और अभी हम देखेंगे कि जब हाइब्रिड बनेगा तो हाइब्रिड हमेशा कैसे होता है, हेटेरोजाइगस। तो बेटा अब देखेंगे, पहले तो हमने देखा कि ये पेरेंट है, ठीक है, ये क्या है, पेरेंट। इसके बाद में हम देखेंगे कि यहां पर गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा, गैमेट्स बनेंगे बेटा, गैमेट्स। तो क्या गैमेट्स बनेंगे, ठीक है, क्या गैमेट्स फॉर्म होंगे यहां पर, यहां से आएगा बेटा कैपिटल, जैसे यहां पर दोनों कैपिटल टी है, तो एक गैमेट क्या आएगा यहां पर, कैपिटल टी, है ना। यहां पर क्या आएगा बेटा, स्मॉल टी, ठीक है। यहां से क्या जाएगा, कैपिटल टी, और यहां से क्या जाएगा, एक स्मॉल टी। अब दोनों गैमेट्स जब आपस में फ्यूज करेंगे तब क्या बनेगा बेटा, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। क्या बनेगा बेटा, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। ये क्या हो जाएगा, ये क्या बना, ये जो है क्या बना, ये बना बेटा F1 जनरेशन। क्या बनी है ये, F1 जनरेशन,
इसको बोलते हैं बेटा फर्स्ट फिलियल जनरेशन। क्या बोलते हैं? फर्स्ट फिलियल जनरेशन या फिर F1 जनरेशन, जो सबसे पहले बनी है पेरेंट्स के गैमेट के फ्यूज होने से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके बाद में इस F1 का इसी F1 के साथ में क्या कराएंगे, सेल्फिंग कराएंगे, क्रॉस कराएंगे। F1 का F1 के साथ में सेल्फिंग कराएंगे बेटा, या फिर बोल सकते हैं क्रॉस कराएंगे। ठीक है, F1 का F1 के साथ में सेल्फिंग कराएंगे या फिर क्रॉस कराएंगे। ठीक है, थोड़ा मैं इसको साइड में लिख देता हूं। ठीक है, यहां पे लिख देता हूं थोड़ा सा। ये क्या बना बेटा, ये बना, ये जो ये हमने देखे, ये और ये क्या है, ये है गैमेट्स। ठीक है, ये क्या बने यहां पर, गैमेट। ठीक, समझ में आया? और ये क्या बनी, F1 जनरेशन। कोई नहीं, दोबारा हम एक बार देख लेते हैं। पहले हम समझ लें इसको आगे, फिर एक बार दोबारा हम डिस्कस कर लेते हैं। जब F1 इसका बेटा इसी के साथ में क्रॉस कराएंगे तो किस तरीके से कराते हैं क्रॉस कराने के लिए बेटा हम इस तरीके का एक चार्ट बनाते हैं। यहां से बेटा लिखने के बाद में आप इस क्रॉस को लिखना है ना, इस तरीके से क्रॉस बनाते हैं बेटा। ठीक है, इस तरीके का एक क्रॉस बनाते हैं, जहां पर हम लिखेंगे जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी का इसी कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ में क्रॉस कर रहे हैं, क्योंकि F1 जनरेशन का हमें F1 जनरेशन के साथ में क्रॉस कराना है। मतलब इसी कैपिटल टी स्मॉल टी का इसी कैपिटल टी स्मॉल टी के प्लांट से क्रॉस करा रहे हैं हम। ठीक है, तो हम इस तरीके से लिख लेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, समझ में आया? इस तरीके से हम लिख लेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी का, है ना, हमें इसी के साथ में क्रॉस कराना है, क्योंकि यहां पे लिखा है हमने F1 का F1 के साथ में सेल्फिंग करानी है, क्रॉस कराना है। तो हम क्या लिखेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहां पर भी कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, कैसे क्रॉस कराते हैं बेटा, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। ठीक है, तो हमने इसका इसके साथ कराया तो क्या बनेगा, कैपिटल टी कैपिटल टी। ठीक है, समझ में आया बेटा? फिर कैपिटल टी का स्मॉल टी के साथ कराया तो क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, फिर हमने स्मॉल टी का कैपिटल टी के साथ कराया तो कैपिटल टी स्मॉल टी। अच्छा, एक बात का और ध्यान रखेंगे, हम जब भी हम ये क्रॉस बनाएंगे तो हम कैपिटल वाले को आगे लिखते हैं और स्मॉल वाले को पीछे लिखते हैं। तो ज्यादा सही तरीका यही है कि जब भी कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर को एक साथ लिखना है हमें, जैसे यहां पर लिखा है हमने, तो क्या करेंगे, हम कैपिटल वाले को आगे रखेंगे और स्मॉल वाले को पीछे रखेंगे। स्मॉल टी और स्मॉल टी को कराएंगे तो इस तरीके से हम लिखेंगे। ठीक है, अब बेटा यहां पर मैंने बताया था आपको, जब भी दो अलग अलग एलील आपस में आते हैं, जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी एक साथ आ गए, तो बेटा ये कैसी कंडीशन हो गई, ये एक कैसी कंडीशन हो गई बेटा, ये एक हो गई हाइब्रिड कंडीशन। ये क्या बना है बेटा, एक हाइब्रिड बना है। ठीक है, ये कैसा प्लांट है, एक हाइब्रिड प्लांट है। ठीक है, समझ में आया? क्योंकि इसमें कैपिटल टी भी आया और स्मॉल टी भी आया। ठीक है, क्योंकि एक पेरेंट का यहां पर एलील आया और दूसरे पेरेंट का भी यहां पर एलील आ चुका है। ठीक है, तो जितने भी F1 जनरेशन के प्लांट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, सारे हाइब्रिड होता है बेटा। ठीक है, और हमने, ठीक है बेटा, और हमने सुना जो सबसे पहला लॉ देखा था वहां पर क्या था, लॉ ऑफ डोमिनेंस। मतलब सबसे जो डोमिनेंट वाला एलील होता है वही अपना एक्सप्रेशन शो करता है F1 जनरेशन में। तो बेटा यहां पर हमें दिख रहा है कि जब एक टॉल प्लांट और एक डार्क प्लांट का फ्यूजन हुआ तो कैसे प्लांट बने, हाइब्रिड प्लांट बने। लेकिन ये सारे हाइब्रिड प्लांट कैसे होंगे, टॉल। ठीक है, ऐसा नहीं कि मीडियम साइज मीडियम हाइट के होंगे, बिल्कुल भी नहीं। कैसे होंगे सारे, ये टॉल, क्योंकि यहाँ पर कैपिटल टी वाला अपना एक्सप्रेशन शो करेगा। तो हमने देख लिया कि लॉ ऑफ डोमिनेंस का मतलब क्या है, कि जब भी दो अलग अलग, जैसे एक एलील जो है बेटा डोमिनेंट है, दूसरा एलील रेसेसिव है, ये दोनों एक साथ हैं, तो हमेशा डोमिनेंट वाला एलील ही अपना एक्सप्रेशन शो करेगा। जैसे यहाँ पे एक डोमिनेंट का एलील है और एक रेसेसिव का एलील है, लेकिन अपना इफेक्ट कौन शो कर रहा है, यहाँ पर शो कर रहा है बेटा कैपिटल टी। तो ये प्लांट कैसे है, ये प्लांट है टॉल प्लांट। कैसे प्लांट है बेटा, ये सारे कैसे प्लांट है, टॉल प्लांट। ठीक है,
समझ में आ गया? अब कैपिटल टी स्मॉल टी का मतलब हम समझते हैं कि कैपिटल टी और स्मॉल टी जब भी लिखा होता है तो उसको कैसी कंडीशन बोलते हैं? हेटेरोजाइगस कंडीशन। और दोनों जब एक साथ लिखे होते हैं बेटा तो उसको बोलते हैं हम होमोजाइगस कंडीशन। तो अब हम और आगे टर्मिनोलॉजी को समझने वाले हैं कि फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो क्या होता है। तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहां से, आपको पता होना चाहिए कि फिनोटिपिक रेशियो का मतलब क्या होता है। अब फिनोटिपिक रेशियो का मतलब क्या है बेटा कि फिजिकल अपीयरेंस हमें हेटेरोजाइगस कंडीशन या फिर होमोजाइगस कंडीशन से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है। यहां पर हमें बस देखना है कि टॉल प्लांट कितने और डार्क प्लांट कितने हैं। हमें होमोजाइगस कंडीशन को नहीं देखना है, हमें हेटेरोजाइगस कंडीशन को नहीं देखना है, हमें क्या देखना है बस कि टॉल प्लांट कितने और डार्क प्लांट कितने हैं। तो बेटा यहां पर कैपिटल टी है दोनों, तो ये तो कैसे प्लांट होंगे? टॉल प्लांट होंगे, हमें बिल्कुल पता है। यहां पे कैपिटल टी भी है और स्मॉल टी भी है, तो कैपिटल टी वाला तो अपना हमेशा अपना एक्सप्रेशन शो करेगा क्योंकि डोमिनेंट एलील है ये, ठीक है। तो ये भी कैसे होंगे? टॉल प्लांट। यहां पर भी कैपिटल टी है और साथ में स्मॉल टी है, तो हमें पता है कैपिटल टी अपना एक्सप्रेशन शो करेगा और सारे प्लांट कैसे होंगे? ये वाले टॉल, ठीक है। तो ये टॉल प्लांट है, ये टॉल प्लांट है, ये टॉल प्लांट है, लेकिन ये वाला प्लांट जो है टॉल बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि यहां पर दोनों कैसे हैं? रेसेसिव हैं, ठीक है। तो क्या क्या रेशियो मिल जाएगा हमें? ये टॉल प्लांट है, ये टॉल प्लांट है, ये टॉल प्लांट है, मतलब 3 प्लांट कैसे हो गए? टॉल, ठीक है। 3 प्लांट कैसे हो गए? टॉल। और 1 प्लांट कैसा हो गया? डार्क, ठीक है। लिख भी देता हूं यहां पर मैं, आपको याद रहेगा कि जो 3 प्लांट है ये कैसे हैं? ये 3 प्लांट कैसे हैं बेटा? टॉल। और ये 1 प्लांट कैसा है? ये है डार्क, ठीक है। और कैसे कैसे हैं तो ये भी मैं आपको ब्रैकेट में लिख देता हूं कि यहां पर कैपिटल टी है ना, कैपिटल टी स्मॉल टी है और कैपिटल टी स्मॉल टी है। डार्क में कौन से? स्मॉल टी और स्मॉल टी, ठीक है। अभी हम एक और रेशियो देखेंगे बेटा जिसको बोलते हैं हम जीनोटिपिक रेशियो। फर्स्ट हमने देखा है कि फिनोटिपिक रेशियो, फिनोटिपिक का मतलब क्या होता है कि फिजिकल अपीयरेंस। हमें यहाँ पर फिजिकल अपीयरेंस में हेटेरोजाइगस कंडीशन और होमोजाइगस कंडीशन से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, हमें बस ये देखना है कि टॉल कितने प्लांट है और डार्क कितने प्लांट है। तो ये टॉल प्लांट है, यहाँ पे भी कैपिटल टी इसलिए टॉल प्लांट है, यहाँ पर भी कैपिटल टी इसलिए टॉल प्लांट है। तो 3 टॉल प्लांट है, एक प्लांट कैसा है? डार्क, ठीक है। तो फिजिकल अपीयरेंस हमें पता चल गया कि टॉल प्लांट 3 है और एक प्लांट डार्क है, तो 3:1, ठीक है। दोबारा से सुनना बेटा, हमने क्या किया है? सबसे पहले हमने 2 अलग अलग पेरेंट प्लांट लिए हैं, है ना। पेरेंट प्लांट कैसे होते हैं? हमेशा प्योर होते हैं, और प्योर कंडीशन को हमेशा लिखते हैं हम होमोजाइगस से, मतलब दोनों अल्फाबेट सेम होना चाहिए। यहाँ पर टॉल के लिए कैपिटल टी यूज किया हमने, और यहाँ पे डार्क के लिए स्मॉल टी का हमने यूज किया है। अब बेटा यहां पर भी गैमेट्स बनेगा, तो इससे गैमेट क्या बन जाएगा? कैपिटल टी, और यहां से गैमेट्स क्या फॉर्म होगा? स्मॉल टी, ठीक है। इसके बाद में ये जब गैमेट्स आपस में फ्यूज होंगे तो क्या बनेगी? फर्स्ट जनरेशन। जब फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या बनेगी? फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन कैसी होती है? हमेशा हाइब्रिड होती है, ठीक है। और यही के साथ हमने देखा है कि फर्स्ट लॉ ऑफ हेरेडिटी क्या है? लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस में देखा हमने कि जो कैपिटल टी है वो अपना एक्सप्रेशन शो कर रहा है क्योंकि ये डोमिनेंट है, ठीक है। जब भी दोनों एलील एक साथ होते हैं, 2 अलग अलग एलील एक साथ प्रेजेंट है, एक डोमिनेंट है दूसरा रेसेसिव है, तो हमेशा जो डोमिनेंट वाला होता है वो अपना एक्सप्रेशन शो करता है। तो यहाँ पे कैपिटल टी ने अपना एक्सप्रेशन शो किया है, मतलब ये कैपिटल टी की वजह से यहाँ पर प्लांट कैसे हो गए? सारे टॉल, ठीक है। इसके बाद में हमने इसी प्लांट के साथ में क्रॉस करा दिया बेटा, सेल्फिंग कराई है, तो हमें देखने को मिला यहाँ पर इस तरीके से। इस चार्ट को बोलते हैं बेटा हम प्यूनेट चार्ट, ठीक है। क्या बोलते हैं बेटा? प्यूनेट चार्ट। इस चार्ट का नाम क्या है? प्यूनेट चार्ट, ठीक है। ये चार्ट को क्या बोलते हैं हम? प्यूनेट चार्ट। इसकी वजह से हम ये क्रॉस लगाते हैं, है ना। साइंटिस्ट का नेम है बेटा प्यूनेट।
तो इस तरीके से क्रॉस बनाते हैं बेटा, हमें फिजिकल अपीयरेंस पता चल गया कि 3 जो है टॉल प्लांट है और एक डार्क प्लांट है। इसके बाद में लिखेंगे हम जीनोटिपिक रेशियो। पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बेटा, यहाँ तक हमें समझ में आ गया। साथ के साथ में हम देख लेते हैं कि जीनोटिपिक रेशियो क्या होगा। मैं इसको रफ कर देता हूँ, अब यहाँ हमें इसकी जरूरत नहीं है, आपने लिख लिया होगा इसको। ठीक है, हमें बस इस चार्ट को देखने की जरूरत है, इसलिए मैंने इस चार्ट को रखा है बेटा। आपने यहाँ तक लिख लिया। इसके बाद में आप एक और चीज लिखना कि बेटा जीनोटिपिक रेशियो क्या होता है। जीनोटिपिक रेशियो क्या होता है। फर्स्ट हमने लिखा है कि फिनोटिपिक रेशियो क्या है, और सेकंड हम लिख रहे हैं कि जीनोटिपिक रेशियो क्या है इस मोनोहाइब्रिड क्रॉस का। तो बेटा जीनोटिपिक रेशियो क्या होता है कि हमें यहाँ पर देखनी है होमोजाइगस कंडीशन भी और हेटेरोजाइगस कंडीशन भी। ठीक है, हमने देखा है कि बेटा होमोजाइगस को हम रिप्रेजेंट करते हैं सेम अल्फाबेट से, दोनों कैपिटल या दोनों स्मॉल में होना चाहिए। तो क्या होगा होमोजाइगस कंडीशन। और हेटेरोजाइगस कंडीशन क्या होती है बेटा, जब एक कैपिटल लेटर से लिखा हो और एक स्मॉल लेटर से लिखा हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि बेटा ये जो है कैपिटल टी और कैपिटल टी, ये कैसा है, कैपिटल टी मिला है, ये कैसा है, ये होमोजाइगस है। होमोजाइगस कैसा है बेटा, टॉल। ये हमें कैपिटल टी और स्मॉल टी कितने मिले बेटा, 2 है ना। ये तो मिला हमें 1। ठीक है, हाँ इस तरीके से नहीं लिखते बेटा, ऐसे लिख देते 1। ठीक है, 1 कैपिटल टी होमोजाइगस टॉल है। 2 क्या मिला है हमें, 2 कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये कैसी कंडीशन होगी बेटा, जब यहाँ पे एक कैपिटल लेटर में लिखा है एक स्मॉल लेटर में लिखा है, मतलब हेटेरोजाइगस। ये कैसी कंडीशन है, हेटेरोजाइगस। लेकिन यहां पर कैपिटल टी है तो अपना एक्सप्रेशन शो करेगा, तो प्लांट कैसे होंगे, टॉल। ठीक है, यहां तो समझ में आ गया। इसके बाद में यहां पर एक लिखा है 1, तो स्मॉल टी और स्मॉल टी। ठीक है, एक बार हम देख रहे हैं बेटा इस तरीके से लिख के, बार बार नहीं लिखेंगे हम, है ना, आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद में नहीं लिखेंगे कि होमोजाइगस ये है, हेटेरोजाइगस ये, आप समझ सकते हो फिर उसके बाद में कि ये पहला क्रॉस है इसलिए हम लिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्मॉल टी और स्मॉल टी है, मतलब ये कैसी कंडीशन है, ये कैसी कंडीशन है बेटा, ये भी होमोजाइगस कंडीशन है। कैसी कंडीशन है, होमोजाइगस कंडीशन है। लेकिन प्लांट जो है यहाँ पर कैसे होंगे, रेसेसिव प्लांट होंगे। तो मतलब कैसा कैरेक्टर होगा यहाँ पर, डार्क प्लांट होंगे। ठीक है, प्लांट की हाइट जो होगी वो कैसी होगी, डार्क, है ना, कम होगी, बहुत ही कम। तो रेशियो क्या मिल गया हमें, 1:2:1। तो रेशियो क्या मिल जाएगा बेटा हमें, यहाँ पर रेशियो मिल जाएगा हमें 1:2:1। ये आ गया हमारे पास में किसका, जीनोटिपिक रेशियो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का। और ये था बेटा फिनोटिपिक रेशियो किसका, किसका था बेटा, ये फिनोटिपिक रेशियो था मोनोहाइब्रिड क्रॉस का, और ये जीनोटिपिक रेशियो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का। इस तरीके से लिख दिया मैंने, आपको याद रहेगा कि यहाँ पर जो है 1 जो है बेटा 1 वो कैपिटल टी है, ये वाला है ना। 2 जो है हमारे पास वो कैपिटल टी स्मॉल टी है, और 1 जो है हमारे पास यहाँ पे वो क्या है, स्मॉल टी। ठीक है, तो हमने ये देख लिया बेटा, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस को कवर कर लिया है, और क्या रिजल्ट मिला है हमें मोनोहाइब्रिड क्रॉस से उसको भी हम डिस्कस कर लिया। हमने कुछ टर्मिनोलॉजी देखी है कि होमोजाइगस कंडीशन कैसी होती है, हेटेरोजाइगस कंडीशन कैसी होती है, एलील कैसे होते हैं बेटा, प्योर लाइंस क्या होती है ना, प्योर लाइंस कैसी होती है, पेरेंटल होती है बेटा, जहां पर एक ही तरह के अल्फाबेट से लिखा गया है, जैसे ये प्योर लाइन है। ठीक है,
और जब भी ये हेटेरोजाइगस कंडीशन होती है तो उसको बोलते हैं बेटा हम हाइब्रिड, जिसमें दोनों पेरेंट के कैरेक्टर होते हैं, है ना, चाहे वो चाहे डाफ के कैरेक्टर हो, चाहे टॉल प्लांट के कैरेक्टर हो। ठीक है बेटा, तो इसके आगे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड लक।